आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। आप लोगों के बीच एक नई सीरीज लेकर आए हैं, उत्तराखंड आबकारी और प्रवर्तन सिपाही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो ये पुलिस कांस्टेबल के लिए, आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए, हाई कोर्ट क्लर्क, स्टेनो, तो जितने भी न्यू पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पत्र हैं आपके UKPSC के और UKSSC के, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी टेस्ट सीरीज ये। और इसी तरह ये आपको आगे भी कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये पूरा आपका 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र है जिसको हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका हिंदी का इसमें है। तो पहला प्रश्न आपका, वर्णों से निर्मित स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? ठीक है, वर्णों से निर्मित सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है वर्ण, विचार, शब्द या फिर वर्तनी। बताइए इसमें क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर आपका इसमें सी है, तो यानी कि शब्द। तो वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस शब्द में रेफ संबंधी प्रयोग हुआ है? अब रेफ क्या होता है? यानी कि रॉ की मात्रा को हम लोग रेफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका खड़ी पाई का लगता है, इस तरह घुंडी का लगता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें रेफ संबंधी का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑप्शन देख के इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसमें तो रॉ की मात्रा का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, बी वाला भी। इसमें सहस्त्र है। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन बचा आपका, श्रृंगार और आश्चर्य। इनमें से एक उत्तर है जिसमें आपका रेफ संबंधी प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस श्रृंगार वाले में आपका रीरी की मात्रा लगी हुई है, जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका रॉ की मात्रा का। ठीक है, रॉ की रेफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस आश्चर्य में रेफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा आपका इसमें? डी। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? डी। ठीक है, यानी कि इसमें रॉ आपका इस तरह से लगा हुआ है, रॉ इसमें आधा और यो। ठीक है, तो ये आपका आश्चर्य, इसमें आपका रेप संबंधी प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपका, अलंकार का प्रश्न है आपका। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो पूछा गया इसमें उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, यानी कि जहां पर लोक आचरण का बड़ा चढ़ा का क्या किया जाता है? उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? बी। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? बी। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसका। अगला चौथा प्रश्न है, जिस पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। ठीक है, जिस पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है, वह पत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कार्यालय आदेश, परिपत्र, स्मरण पत्र या फिर शासनादेश। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से? बताइएगा। सही उत्तर होगा इसमें शासनादेश। ठीक है, कौन सा? शासनादेश, यानी कि इसका डी उत्तर सही है आपका। ठीक है, यानी कि इसको जीओ भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जीओ को। ठीक है, तो जिस पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है उसे शासनादेश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दो पदों के बीच उचित विराम देना क्या कहलाता है? ठीक है, दो पदों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है? ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका, तो दो पदों के बीच उचित विराम देना। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके लिए अनुतान, संगम, बलाघात या विराम। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो सकता है? कि दो पदों के बीच में यदि हमने उचित विराम चिन्ह लगाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, अनुतान कहेंगे या संगम कहेंगे, बलाघात या विराम। तो सही उत्तर होगा इसका संगम। उसको बोलते हैं क्या?
संगम बोलते हैं जहां पर दो पदों के बीच में हमको उचित विराम चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका इसमें बी है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, यदि दो पंचमा अक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित क्या नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो स्वर रहित क्या नहीं बनता है हमने बताना है यहाँ पर कि यदि दो पंचमा अक्षर एक साथ आ जाएंगे तो स्वर रहित क्या नहीं बनता है। ठीक है, स्वर रहित इसमें से क्या नहीं बनेगा। ऑप्शन है आपके सामने अनुस्वार, अनुनासिक, निम्नुनासिक या वर्तनी। कि यदि एक साथ आपके क्या आ जाएं, दो पंचमाक्षर आ जाते हैं तो स्वर रहित क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपका अनुनासिक बनेगा, आपका निम्नुनासिक बनेगा, वर्तनी बनेगी, लेकिन अनुस्वार स्वर रहित नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, अनुस्वार आपका स्वर रहित इसमें नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया आपका। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। आपने इसमें से सही कथन छांटना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। ठीक है, 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं। संवादों की भाषा शास्त्रीय व व्याकरण सम्मत होती है। संवाद जितने दीर्घ और लंबे होते हैं उतने ही आकर्षक होते हैं। संवाद परिभाषा मूलक होने चाहिए। ठीक है, तो संवादों की भाषा शास्त्रीय व व्याकरण सम्मत होती है। संवाद जितने दीर्घ और लंबे होते हैं उतने ही आकर्षक होते हैं और संवाद परिभाषा मूलक होने चाहिए। ठीक है, और आपका एक ऑप्शन है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं। बताइए इसमें सही कथन कौन सा आपका। सही उत्तर आपका इसमें ए। कौन सा, ए आपका इसमें सही उत्तर है। ये भी आपका गलत है, इसमें बी, सी भी और डी भी। ठीक है, सही कौन सा है, ए। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए संभाषण को संवाद कहते हैं, ये सही है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह आ रहा होगा उपयुक्त वाक्य का भेद है। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा वाक्य है। ठीक है, ये आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखे हुए हैं। ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा हुआ है, वह आ रहा होगा, तो उपयुक्त वाक्य का भेद कौन सा हमने बताना है इसमें। ऑप्शन है विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या फिर संदेहवाचक। ठीक है, इनमें से कौन सा होना चाहिए आपका सही उत्तर, वह आ रहा होगा। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है कि आ गया होगा। ठीक है, या घर से चला कि नहीं चला, अभी यही कंफर्म नहीं हमको, वह आ रहा होगा। अब पहुंचा नहीं पहुंचा भी इससे कंफर्म नहीं हो रखा है। ठीक है, तो विधान तो हो नहीं सकता। ठीक है, विधान तो हो नहीं सकता, ना ही निषेधवाचक होगा ये आपका। ठीक है, संकेत भी नहीं है। अब संकेतवाचक तो अलग वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, संदेहवाचक है। संदेह है कि वह आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी यहीं पर कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये आपका संदेहवाचक वाक्य है आपका। कौन सा, वह आ रहा होगा। अगला प्रश्न, जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो। ठीक है, जो किसी की ओर मुंह किए हो उसके लिए एक शब्द बताना आपने। ठीक है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द से बताना है आपने। जो किसी की ओर क्या करके हो मुंह किए हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा इसमें। ऑप्शन है आपका अभिमुख, अधिमुख, अपमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने सही उत्तर बताना है इसमें से। तो सही उत्तर होगा इसमें आपका ए। ठीक है, क्या होगा, ए। जो किसी की ओर मुंह किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाच्य पढ़े होंगे आपने। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका कर्मवाच्य, एक आपका कर्तवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, कौन सा होता है आपका, भाववाच्य। ठीक है, तो कर्म में आपके यहां पर कर्म की प्रधानता रहेगी। किसकी प्रधानता रहेगी,
कर्म की प्रधानता रहेगी यहाँ पर। ठीक है, कर्त में यहाँ पर कर्ता की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहेगी। ठीक है, तो पतंग उड़ रही है, कौन सा वाच्य इसमें से? ठीक है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका कर्तवाच्य है। ठीक है, यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, या वहां पर कौन सा कारक होता है? ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न हो। ठीक है, तो यानी कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें से क्रिया का माध्यम पूछ रहा है। जहां पर क्रिया का माध्यम होता है, क्रिया जिस माध्यम से की जाती है, वहां पर कौन सा कारक होता है। ठीक है, उसको पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है आपका कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान या कर्ता कारक। इनमें से कौन सा सही उत्तर है ये बताना है आपने। ठीक है, तो एक पूछना यहाँ पर चाह रहा है कि जहां पर किसी साधन से हम क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है, वहां पर कौन सा कारक होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर इसमें बी है। ठीक है, कौन सा सही उत्तर आपका इसमें कौन सा है? बी है। ठीक है, यानी कि करण कारक है इसमें आपका सही उत्तर। ठीक है, तो करण कारक में क्या होता है? किसी माध्यम से क्रिया की जाती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कि मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। ठीक है, तो यहां पर पहाड़ों को देखने का माध्यम क्या था? दूरबीन था। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे वहां पर कौन सा कारक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, ललित शब्द का भाववाचक निम्न में से है। ठीक है, तो ललित शब्द का आपने क्या बताना है? भाववाचक बताना है। ठीक है, ऑप्शन ललिता, ललित्व या लालित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें आपका सी। तो ललित शब्द का भाव क्या बनेगा? लालित्व। क्या बनेगा? लालित्व बनेगा। ठीक है, अगला 13वां प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द पंक्ति को चुनना है। ठीक है, हमने यहां पर उस पंक्ति को चुनना है जिस पंक्ति में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में आपके ऐतिहासिक, अध्पका, लौकिक और निंदित। ठीक है, तो इसमें तो आपका है नहीं इसमें। ठीक है, अगला साम्यिक, ऐच्छिक, उपेक्षित, प्रबल। ठीक है, सी आपका इसमें है बेईमानी, अनुकरणीय, अभिमानी और अपमानित। और डी आपका असक्त, दैहिक, पुष्पित, लावारिस। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है कि जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर है इसमें आपका सी। ठीक है, तो बेईमानी, ठीक है, बेधन ईमान, ठीक है, ईमान से इसमें आपका लास्ट में आनी करके। ठीक है, तो अनुकरणीय, अभिमानी, अपमानित, ये 4 शब्द जिनमें उपसर्ग भी प्रयोग किया गया है एक साथ और प्रत्यय भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, एक आपके पास मुहावरा है इसमें, कुमाऊनी। ठीक है, तो क्वड़ा बाग ज हुण। ठीक है, तो यानी कि कोने का, इसका हिंदी अर्थ हुआ कोने का बाग होना। क्या होना? बाघ होना। ठीक है, तो समझ जाइए इसका क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। तो जैसे ऑप्शन है अदृश्य रहना या फिर नारद जैसा होना, असामान्य गतिविधि करने वाला या फिर एक जगह स्थिर न रहना। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा इसमें आपका? क्वड़ा जय बाघ हुण। ठीक है, तो कोने का बाघ होना यानी कि अदृश्य रहना। तो सही उत्तर क्या इसका आपका? ए। ठीक है, अदृश्य रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है?
ठीक है। निम्न में मध्य स्वर कौन सा है? पहला ऑप्शन ए है आपका आ, फिर ई, अ और उ। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे इसमें अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है इसमें आपका? अ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप याद भी कर लीजिएगा किस तरह से आपको याद करना है कि अगली बार उसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मध्य में आपका आना चाहिए इसमें अ। ठीक है, फिर आपका आ हो गया पश्चिम में, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ पर अ आगे क्रम से। ठीक है, ई, फिर आपका नीचे आएंगे उ, फिर ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो इनको इस तरह से आपने याद कर लेना है। तो मध्य स्वर कौन सा आपका? अ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। कौरवी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, कौरवी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। बताइए हमसे, कौरवी बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो सही उत्तर आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक है, जो कौरवी बोली है वो आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में आपकी कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। ठीक है, राजस्थान में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, ये आपकी राजस्थानी हिंदी में आती हैं। बिहारी हिंदी में मगही, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपका, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? ठीक है, याचना शब्द का बहुवचन ऑप्शन है याचना, या फिर याचनाएं, या याचनाओं, या याचनई। ठीक है, तो कुछ शब्द आपने पढ़े होंगे जिनका रूप चेंज नहीं होता है, तो उसी तरीके से याचना का भी यहाँ पर रूप चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो बहुवचन एक वचन में इसका दोनों का प्रयोग होता है, इसका याचना शब्द का। तो सही उत्तर क्या है इसमें आपका? ए। ठीक है, क्या सही उत्तर आपका इसमें? ए। याचना का बहुवचन याचना ही होता है। ठीक है, इनका रूप चेंज नहीं किया जा सकता। 18वां प्रश्न आपका, उकाव हुलार हुण। ठीक है, उकाव हुलार हुण। ठीक है, तो उपयुक्त मुहावरे का मतलब पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि उकाव यानी कि ऊपर नीचे होते रहना। ठीक है, इसका हिंदी हम अगर देखें तो ऊपर नीचे होना। ठीक है, तो इसका हिंदी भावार्थ है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन है मन संतुष्ट होना, समय का बदलते रहना, तनाव में आना, या फिर उम्र से परिपक्व होना। ठीक है, ऊपर नीचे होना यानी कि आप समझ गए सही उत्तर सा क्या इसका? बी, समय का बदलते रहना, इसका सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आपका, धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके ए क्रिया के उत्तर रूप को, या फिर क्रिया के मूल रूप को, या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को, या फिर क्रिया के सामान्य रूप को। तो इनमें से धातु किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा, तो क्रिया है वह धातु से बनती है। किससे बनती है क्रिया? धातु से बनती है। ठीक है, और क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ठीक है, क्या क्या कहलाता है? धातु क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ठीक है, तो सही उत्तर आपका बी है इसमें। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उनीड़ का अर्थ क्या होता है? उनीड़। ठीक है भैया, तो ये नीड़ से नींद मत लगा लेना यहाँ पर। तो उनीड़ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, उनीड़ यानी कि अगर इसमें हम हिंदी भावार्थ देखें तो बादल घिर आने को बोलते हैं उनीड़। ठीक है, क्या बोलते हैं? बादल घिर आना, उनीड़ का अर्थ होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन है आपका नींद आना, कलंक लगना और बादल घिर जाना, या आंतरिक क्षोभ होना। ठीक है, तो उनीड़ यानी कि बादल घिर जाना। क्या हो जाना? बादल घिर जाने को बोलते हैं उनीड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका,
हिल यात्रा आपकी हिंदी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आपका यहाँ पर से चलेगा उत्तराखंड। ठीक है, क्या चलेगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ से आपका उत्तराखंड चलेगा 21 से लेकर आपका 60 तक। पहला प्रश्न है हिल यात्रा किस माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो हिल यात्रा कहाँ मनाया जाता है आपका, पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक आपका क्या, आपका हिल यात्रा क्या है, एक प्रकार से कृषि उत्सव है आपका ये। ठीक है, धान रोपाई से पहले इसको मनाया जाता है हिल यात्रा को। तो प्रश्न है कि हिल यात्रा किस माह में मनाया जाता है, तो सही उत्तर है आपका भादो माह में। कब मनाया जाता है, भादो के महीने में आपका हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। ठीक है, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया। पहला ऑप्शन 17 दिसंबर 2007 को, दूसरा 17 दिसंबर 2008 को, तीसरा 17 दिसंबर 2009 और चौथा है 17 दिसंबर 2014। ठीक है, तो कब स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई, तो आपका सही उत्तर है इसमें सी। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न आपका, शुभ कार्य में दीवारों पर किया जाने वाला आलेखन क्या कहलाता है। ठीक है, शुभ कार्यों में किया जाने वाला आलेखन क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ऐपण, बार बूंद, ज्योति मात्रका या फिर ये सभी। तो इनमें से कौन सा आलेखन है जो शुभ कार्यों में दीवारों पर किया जाता है, तो सही उत्तर आपका बी, यानी कि बार बूंद। ठीक है, बार बूंद कहलाता है। ठीक है, शुभ कार्य में दीवारों पर किया जाने वाला आलेखन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका 24वां प्रश्न है, बयाल बुंगा चंपावत में स्थित है, सतबुंगा नैनीताल में, जबकि कसारी बुंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, ये बताना है आपने कि बयाल बुंगा चंपावत में है, सतबुंगा नैनीताल में और कसारी बुंगा आपने बताना है। ठीक है, कसारी बुंगा कहाँ स्थित है आपने। ठीक है, ऑप्शन है आपके पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर या फिर चंपावत। इनमें से किस स्थान पर कसारी बुंगा स्थित है, तो सही उत्तर आपका बागेश्वर। ठीक है, क्या सही उत्तर आपका बागेश्वर। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 सही होंगे और आपका एक गलत होगा इसमें। पहला ऑप्शन सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी, इसकी स्थापना 1863 में। शेरवुड कॉलेज नैनीताल, स्थापना 1869 में। दून कॉलेज 1935 में और ओक ग्रोव स्कूल मसूरी की स्थापना 1888 में। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें ओक ग्रोव आपका 1888 में, दून 1935 में, शेरवुड 1869 में, ये आपके सही हैं इसमें, जबकि सेंट जॉर्ज कॉलेज गलत है, 1863 में स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला 26वां प्रश्न आपका, शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, तो सही उत्तर आपका इसमें है बी। ठीक है, शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, मोर खाद्रू क्या होता है। ठीक है, मोर खाद्रू क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है जानवरों को बांधने का स्थान, या फिर वह स्थान जहां से हिमालय दिखाई देता है, या वह स्थान जहां पर देवताओं की डोली रखी जाती है, या फिर मकान में बना आला जिस पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही उत्तर आपका, बताइएगा। सही उत्तर इसमें आपका डी। तो मोर खाद्रू क्या होता है, जहां पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं। ठीक है, आला एक खिड़की टाइप की होती है, उसमें यहां पर मधुमक्खी का पालन किया जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न आपका, वार्ता क्या है? ठीक है, वार्ता क्या है इसमें से? ठीक है, ऑप्शन, किसी पौराणिक या ऐतिहासिक चरित्र की गाथा को हम वार्ता कहते हैं, या फिर एक वाद्य यंत्र को बोलते हैं, या फिर एक प्रकार की वनस्पति को हम वार्ता बोलते हैं, या फिर एक लोक देवता का नाम है वार्ता। ठीक है, बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर है इसका आपका। तो किसी पौराणिक ऐतिहासिक जो चरित्र है उसी गाथा को हम क्या बोलते हैं? वार्ता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वार्ता बोलते हैं। ठीक है, अगला, महिलाओं के तलाक से संबंधित शब्द उरारी, कौन सा? उरारी। महिलाओं के तलाक से संबंधित शब्द उरारी किस जनजाति से संबंधित है? उरारी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके लिए थारू, बोक्सा, जौनसारी या फिर भोटिया। इनमें से किस जनजाति में तलाक के लिए उरारी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर इसमें आपका है थारू। ठीक है, थारू जनजाति में तलाक को उरारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ? ठीक है, ऑप्शन पहला 1919, 1921 या 1925 या फिर 1930। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नरी की जनता को पहली बार विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो सही उत्तर इसमें आपका बी है। 1921 में कुमाऊं कमिश्नरी जो जनता थी उसको यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह अपने प्रतिनिधि कहाँ भेज सकती है? विधानसभा में भेज सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, 1936 में पीताम्बर दत्त पसबोला के संपादन में हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकाला गया? ठीक है, 1936 में पीताम्बर दत्त पसबोला के अध्यक्ष संपादन में हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकाला गया? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका पौड़ी या लैंसडाउन या कोटद्वार या देहरादून। इनमें से किस स्थान पर से पीताम्बर दत्त पसबोला के द्वारा 1936 में हितैषी नामक पत्र निकाला गया? सही उत्तर आपका बी है, लैंसडाउन से यह पत्र निकाला गया था आपका पीताम्बर दत्त पसबोला के माध्यम से। अगला प्रश्न आपका, निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है फूलकंडी, पुस्तक है आपकी ये, महंत योगेंद्रपुरी। दूसरा वास्तु शिरोमणि, भरत कवि। तीसरा फतेह शाह कर्ण ग्रंथ है, इसको लिखा जटाधर मिश्र के द्वारा। चौथा गढ़वीर महाकाव्य जो रूप मोहन सकलानी द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट गलत है? तो आपका फूलकंडी तो सही है, ये तो आपकी महंत योगेंद्रपुरी के द्वारा लिखी गई है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाधर मिश्र ने लिखी है, और गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है? वास्तु शिरोमणि गलत है। ठीक है, इसको भरत कवि ने नहीं लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधु प्रकृति के टिहरी नरेश भवानी शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? ठीक है, टिहरी नरेश में भवानी शाह। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है आपका, ये इनका नाम है आपका भवानी शाह। ठीक है, क्या नाम है इनका? भवानी शाह। ठीक है, तो इनका कार्यकाल बताना है आपने कब से कब तक रहा है। तो ऑप्शन पहला 1857 से 73 तक, या 1858 से 73 तक, या 1859 से 71, या 1858 से 72। बताइए। तो इनका कार्यकाल रहा है आपका 1859 से 71 तक। सही उत्तर आपका इसमें सी है। कौन सा है? सी सही उत्तर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? ठीक है, चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? ऑप्शन पहला उद्योगचंद, दूसरा आपका अमर सिंह थापा, तीसरा विक्रमचंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर कौन सा इनमें से? जो चंपावत में स्थित जो आपका बालेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने पूर्ण करवाया? विक्रमचंद के द्वारा इस बालेश्वर मंदिर का जो निर्माण था उसको पूर्ण करवाया गया। अगला,
कत्यूरी वंशावली में प्रयुक्त शब्दावली सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से एक शब्दावली सुमेलित नहीं है। ठीक है, पल्लिका, छोटे ग्राम, अक्षपटलिक गणरक्षक, कुलचारिक तहसीलदार या तालुका तहसील, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पल्लिका ठीक है, इसमें छोटे ग्रामों को पल्लिका बोलते थे, कुलचारिक तहसीलदार को बोलते थे और तालुका तहसील को बोलते थे। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा आपका, अक्षपटलिक। ठीक है, गणरक्षक को नहीं बोलते थे, अक्षपटलिक बोलते थे आपको। यह आपका लेखाकार था, क्या था, लेखाकार था, यानी अकाउंटेंट था, इसको बोलते थे अक्षपटलिक। अगला, मंगोली शैलचित्र एवं खुटानी नाला से पाषाणकालीन अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मंगोली शैलचित्र और खुटानी नाला। ठीक है, तो खुटानी नाला आप लोगों ने पढ़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो मंगोली शैलचित्र और खुटानी नाला से पाषाणकालीन अवशेष हैं यहाँ पे, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है रामगंगा घाटी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार। तो आपका सही उत्तर इसमें नैनीताल। ठीक है, नैनीताल से प्राप्त हुए हैं आपके कौन कौन से, एक आपके मंगोली शैलचित्र और दूसरा आपका खुटानी नाला। ठीक है, यहां से क्या मिला हमको, पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाषाणकालीन अवशेष हमको ऐसे प्राप्त हुए हैं। दोनों कहाँ हैं आपके, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है आपके। अगला प्रश्न आपका, साकामो क्या है। ठीक है, साकामो क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके लिए भोटियों की प्रजाति है एक, या फिर सूखा मांस को बोलते हैं, या झूले की एक प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसको साकामो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साकामो सूखा मांस होता है, इसको बोलते हैं साकामो। ठीक है, क्या बोलते हैं, साकामो। सही उत्तर इसमें क्या है आपका, बी। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड की तीजन बाई, ठीक है, कबूतरी देवी का संबंध किस जनपद से है। ठीक है, उत्तराखंड की तीजन बाई है ये कौन, कबूतरी देवी। ठीक है, राज्य की क्या है, पहली लोक गायिका है, क्या है, लोक गायिका है। तो पूछ रहा है कि इनका संबंध किस जनपद से है। तो पहला ऑप्शन आपका बागेश्वर, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, चौथा नैनीताल। बताइए, तो इनका संबंध कहाँ से आपका, पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में कहाँ, मूनाकोट आपका ब्लॉक है, मूनाकोट ब्लॉक के क्वीतड़। ठीक है, तो क्वीतड़ की रहने वाली थी ये। ठीक है, तो कहाँ से संबंध इनका, पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, बोक्सा बिरादरी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। ठीक है, बोक्सा बिरादरी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। ठीक है, दरोगा, मुंसिफ, तख्त या सिपाही। ठीक है, इनमें से बोक्सा बिरादरी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। ठीक है, कौन होता है बताइएगा। तो तख्त नामक जो अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी होता है बोक्सा बिरादरी में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, 1989 में स्थापित जड़ी बूटी विकास संस्थान आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, जड़ी बूटी विकास संस्थान आपका कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। पूछ रहा है कहाँ है आपका ये। पहला ऑप्शन आपका हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा चमोली, चौथा अल्मोड़ा। बताइए कहाँ स्थित है आपका ये। तो चमोली में जड़ी बूटी विकास संस्थान स्थित है आपका ये, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, कब की थी, 1989 में। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय, ये पुस्तक किसने लिखी हुई है, ये पूछ रहा है आपसे। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय। ठीक है, तो किस द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है देव सिंह पोखरियाल, हरीश लखेड़ा, नंदन सिंह बिष्ट या फिर जय सिंह रावत। इनमें से किसके द्वारा उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय। तो सही उत्तर आपका हरीश लखेड़ा,
इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? उत्तराखंड आंदोलन, स्मृतियों का हिमालय। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य आधारित संरचनाओं के विकास हेतु पीपी मॉडल, ठीक है, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बोलते हैं, पीपीपी मॉडल को कब अपनाया गया? ठीक है, तो प्राइवेट जो मॉडल है आपका इसमें जो भाग लेने के लिए, इसको कब अपनाया गया आपका, ये आपने बताना है इसमें। राज्य आधारित जो संरचनाएं हैं इनके विकास हेतु जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसको कब अपनाया गया? 2012 में इसको आपका अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 2012 में इसको अपनाया गया। अगला प्रश्न आपका, उच्चैण राखन, इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है, उच्चैण राखन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका इसमें, अधूरे ज्ञान वाला उपचारक जी का जंजाल होता है, या फिर किसी वस्तु अथवा प्राणी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना, या किसी बुरी घटना पर शोरगुल होना, या फिर किसी कामना से देवताओं के नाम रखी जाने वाली भेंट। ठीक है, उच्चैण राखण। ठीक है, तो इसका आपका सही अर्थ होता है किसी कामना से देवताओं के नाम से रखी जाने वाली भेंट को क्या बोलते हैं? उच्चैण राखण। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना। अगला प्रश्न आपको 44वां प्रश्न है कि मद महेश्वर मेला किस जनपद में लगता है आपका? मद महेश्वर मेला, ठीक है, बताइए। ऑप्शन आपके लिए चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, इनमें से किस जनपद में मद महेश्वर मेला लगता है? ठीक है, बताइएगा। सही उत्तर आपका बी। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में आपका मद महेश्वर मेला लगता है। अगला प्रश्न आपका, शेरदा अनपढ़ का संबंध है। ठीक है, शेरदा अनपढ़ कुमाऊनी जनकवि हैं, जौनसारी कलाकार हैं, या फिर गढ़वाली गीतकार हैं, या फिर गढ़वाली रंगकर्मी, इनमें से किस क्षेत्र से हैं ये आपके शेरदा अनपढ़? ठीक है, अनपढ़ नहीं थे, इनका नाम ही क्या है, उपनाम है इनका अनपढ़। तो ये क्या है यहाँ पे कुमाऊनी जनकवि थे आपके, क्या थे? कुमाऊनी जनकवि थे शेरदा अनपढ़। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, साइया व धातिमा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ठीक है, साइया व धातिमा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ये पूछ रहा है आपसे, साइया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका धातु या घन, दूसरा चर्म, तीसरा तार या तंतु, चौथा आपका सुशिर या फूक। तो सही उत्तर आपका चर्म वाद्य। कौन से आपके चर्म वाद्य हैं? साइया और धातिमा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, दिए गए कथनों में से असंगत को पहचानना है आपने। ठीक है, कि इस जो चार ऑप्शन है एक आपको गलत बताना है इसमें। पहला, हुडली यमुना घाटी में स्थित है। ठीक है, हुडली यमुना घाटी में स्थित है, तो सत्य कथन है आपका। दूसरा, हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है, यह भी ठीक है इसमें आपका। ठीक है, हुडली से प्राप्त आपके शैल चित्र हैं, इनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यह मंदाकिनी एवं पिंडर घाटी के मध्य स्थित है। ठीक है, और चौथा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हुडली है यमुना घाटी में स्थित है, अब यमुना है यहाँ पर, तो फिर यहाँ से मंदाकिनी पिंडर कैसे आ जाएगी यहाँ पर? ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है आपका। बाकी तीन क्या है इसमें? दो सही है आपके। ठीक है, तो सही उत्तर क्या इसमें आपका? सी। कौन सा सही उत्तर इसमें? सी। ठीक है, तो मंदाकिनी पिंडर घाटी में स्थित नहीं है, हुडली यमुना घाटी में स्थित है आपकी। कहां पर है? यमुना घाटी में। अगला, ज्वाल्पा देवी का मंदिर कहां स्थित है आपने बताना है, ज्वाल्पा देवी का मंदिर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके लिए टिहरी, दूसरा पौड़ी, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा रुद्रप्रयाग। ठीक है, ज्वाल्पा देवी का मंदिर पूछा है इसमें आपसे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका? पौड़ी। कहां पर है आपका? पौड़ी में है आपका ज्वाल्पा देवी का मंदिर। अगला प्रश्न आपका, सत्य कथन पहचानना है इसमें आपने। जुगात उत्सव नंदा देवी से संबंधित उत्सव है। दूसरा, यह नंदा देवी की मायके की विदाई पर आधारित है। ठीक है, क्या है? नंदा देवी की मायके की विदाई पर आधारित है। ठीक
ठीक है, दो स्टेटमेंट है, इसमें हमने पहचानना है कि कौन सा कथन सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या केवल एक सही है या फिर दोनों सही है। ठीक है, तो ये तो ठीक है इसमें कि जुगात उत्सव जो है नंदा देवी से संबंधित उत्सव है, लेकिन नंदा देवी की मायके से विदाई पर आधारित यह उत्सव नहीं है। उससे संबंधित कौन सा आपका नंदा राजजात जो उत्सव है उसका संबंध है नंदा देवी की मायके से विदाई पर आधारित। ठीक है, जुगात उत्सव नंदा देवी से, लेकिन उनकी मायके से विदाई की पर आधारित नहीं है। ठीक है, कौन सा जुगात उत्सव, तो सही क्या होगा इसमें, केवल एक सही है। ठीक है, इसमें बी सही है आपका। ठीक हो गया। अगला, राज्य में 2004-5 से संचालित इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत निर्मित सिमतोला इको पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, राज्य में 2004-5 में संचालित इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत निर्मित सिमतोला इको पार्क। ठीक है, पहला ऑप्शन पिथौरागढ़, दूसरा बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा टिहरी। ठीक है, बताइए सिमतोला इको पार्क कहाँ स्थित है आपका, तो सिमतोला इको पार्क आपका कहाँ स्थित है, आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है आपका। ठीक है, तो राज्य में 2004-5 में से संचालित इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत निर्मित सिमतोला इको पार्क आपका कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य कथन इसमें पहचानना है इसमें हम लोगों ने। पहला इसमें आपका ऑप्शन है नंबर 1, खास पट्टी वन आंदोलन का नेतृत्व बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसाराम ने किया था। दूसरा इसमें है स्टेटमेंट कि बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन इस आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, खास पट्टी वन आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, बेलमती देवी कर रही थी, भगवान सिंह बिष्ट कर रहे थे और भरोसा राम कर रहे थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। दूसरा, बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन इस आंदोलन का परिणाम था, तो यह भी ठीक है आपका, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, तो इसमें दोनों सत्य हैं आपके। क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका राज्य में वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना, कौन सी परियोजना, कैंपा परियोजना कब गठित की गई। ठीक है, तो वानिकी कार्यों के लिए सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना आपका कब चलाई गई। ऑप्शन है 2006-7 में, 2008-9 में, 2010-11 में या फिर 2012-13 में। ठीक है, तो आपने उत्तर बताना कौन सा सही है इसमें से, तो सही उत्तर इसमें आपका सी, 2010 और 11 में वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई थी आपकी ये। अगला प्रश्न आपका, प्रसिद्ध ठंडे पानी का कुंड सीताकुंड किस जनपद में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध ठंडे पानी का कुंड सीताकुंड। ठीक है, सिंपल सा अगर हम देखें तो प्रश्न है कि सीताकुंड कहाँ स्थित है आपका, तो हमने बताना आपने ऑप्शन है चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत, इनमें से किस जनपद में सीताकुंड स्थित है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए इसमें चंपावत में। ठीक है, तो आपका जो सीताकुंड कहाँ है, चंपावत में। किस तरह का कुंड है आपका, ठंडे पानी का कुंड है। ठीक हो गया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। भागीरथी व जलंधरी नदी का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, भागीरथी और जलंधरी नदी का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, इसका भागीरथी प्लस जलंधरी नदी का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लंका में, या फिर हर्सिल में, या धराली के निकट, या मुखवा के निकट। बताइए इनमें से कहाँ पर होता है भागीरथी और जलंधरी का संगम, तो ये होता है आपका हर्सिल में। कहाँ पर होता है, हर्सिल में। ठीक है, भागीरथी और जलंधरी का संगम कहाँ पर होता है, हर्सिल में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पिथौरागढ़ स्थित दारमा व कुंथी घाटी के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपके पहली चीज आपका दारमा घाटी कहाँ स्थित है, एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है इसमें, दारमा घाटी। ठीक है, दारमा घाटी कहाँ स्थित है। अगला, कुंथी घाटी कहाँ स्थित है, कौन सी घाटी, कुंथी घाटी। ठीक है, तो दोनों कहाँ हैं आपकी, ये पिथौरागढ़ में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है आपका ये? पिथौरागढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन दोनों घाटियों के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है। तो पहला ऑप्शन है गंगांचल, दूसरा नामा दर्रा, तीसरा लंपिया या चौथा तीन धुरा दर्रा। इनमें से कौन सा दर्रा दारमा घाटी व कुंती घाटी के मध्य स्थित है? सही उत्तर आपका नामा दर्रा। कौन सा? नामा दर्रा। इसका सही उत्तर कौन सा आपका? बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका, धरातलीय विन्यास स्तर, धरातलीय विन्यास स्तर, शैलक्रम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो धरातलीय विन्यास स्तर, शैलक्रम, उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है आपका 5, 6, 7 या 8। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उसका सही उत्तर क्या है आपका? डी। ठीक है, तो 8 भागों में यहां पर बांटा गया है भौगोलिक क्षेत्रों में इसको, उत्तराखंड को। पहला इसमें आपका आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय आता है इसमें? ट्रांस हिमालय आता है। फिर आपका महान हिमालय आता है, इसको बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर आपका मध्य हिमालय आता है इसमें। ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पर दून या द्वार घाटी, दून या द्वार घाटी। फिर आएगा आपका शिवालिक, फिर आएगा इसमें भावर, फिर आएगा आपका तराई का क्षेत्र, और 8वां आएगा इसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये 8 आधारों पर उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपके 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं जिस आधार पर इनको बांटा गया है। और ये इसी क्रम में क्या है, आपके उत्तर से दक्षिण क्रम में लगे हुए हैं ये। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय है आपका, और दक्षिण में आपका क्या है? गंगा का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राज्य आंदोलन के समय पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी किस स्थान पर शहीद हुए? ठीक है, पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी किस स्थान पर शहीद हुए? ठीक है, ऑप्शन है कोटद्वार, नैनीताल, देहरादून, मसूरी। ठीक है, तो बताइएगा इनमें कहाँ पर शहीद हुए थे ये? पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी तो आपके कोटद्वार में शहीद हुए थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ए यहाँ पर आपका सही है। अगला आपका, मझेड़ा ताम्रपत्र में किस शासक को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किस शासक को श्री राजा विजय ब्रह्म के नाम से उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन ज्ञानचंद आपका, भारती चंद, रुद्रचंद और बालो कल्याण चंद। इनमें से किसको श्री राजा विजय ब्रह्म के नाम से मझेड़ा ताम्रपत्र में उल्लेखित किया गया है? तो वो राजा है आपका ज्ञानचंद। ठीक है, किसको उल्लेखित किया गया है? ज्ञानचंद को। सही उत्तर आपका इसमें ए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन है 2005, 2010, 2013 या फिर 2003। तो सही उत्तर आपका इसमें 2013। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। 2013 में उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, बोधगया शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसमें से आप सत्य पहचानना है। बोधगया शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य मिलता है। ठीक है, दूसरा, डाटकाली मंदिर जो आपका देहरादून में स्थित है, गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह थापा ने 1804 में स्थापित किया था। कब किया था? 1804 में इसको स्थापित किया था। ठीक है, तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये? तो पहला तो आपका सही है कि बोधगया शिलालेख में देहरादून का नाम सपाद लक्ष्य मिलता है, और जो बोधगया शिलालेख है आपका पुरुषोत्तम सिंह का है। किसका है? पुरुषोत्तम सिंह का है आपका ये। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, डाटकाली मंदिर कहाँ आपका? ये देहरादून में है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है मंदिर का, गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह थापा ने 1804 में इसको स्थापित किया था। तो यह भी सही है। ठीक है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न आपका जीएस का है, यहां से आप शुरू आपका, गांधी का अहिंसात्मक
प्रतिरोध सभा के गठन का क्या कारण था। ठीक है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन क्यों किया। ठीक है, ऑप्शन है किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए, या फिर दक्षिण अफ्रीकी सरकार के भेदभाव मूलक कानून का विरोध करने के लिए, तीसरा करों का विरोध करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें से उत्तर हो सकता है आपका। तो गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन क्यों किया, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए, यानी कि आपका ए इसमें सही है। ठीक है, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए इस सभा का गठन किया था। अगला, अली बंधु निम्न में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, अली बंधु का संबंध किस आंदोलन से रहा है, किस संस्था से जुड़े थे। ठीक है, पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, दूसरा असहयोग आंदोलन से, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर चौथा खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, अली बंधुओं का संबंध किससे है इनमें से। ठीक है, अली बंधुओं का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं अली बंधु, और बाद में खिलाफत आंदोलन ही असहयोग आंदोलन के नाम में परिवर्तित हो जाता है आपका। ठीक है, यह आपका खिलाफत शुरू हुआ था 1919 में। ठीक है, क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि तुर्की में जो खलीफा थे उनको वहां से निष्कासित पद से उनको निष्कासित कर दिया गया था वहां पर, तो उसी के कारण यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करते हैं, और फिर शुरू करते हैं 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं आपके। पहला ऑप्शन 8, 10, 15, 16। ठीक है, तो बार कोडिंग में आपके 10 अक्षर होते हैं। बार कोड देखा होगा आपने, इस तरीके से पूरा बना हुआ होता है, इस तरीके से इसमें नीचे यहाँ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है आपके, ठीक है, तो बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं आपके, 10 अक्षर होते हैं बार कोडिंग में आपके। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन की पहचान करनी है आपने। पहला स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, वर्ष 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और अतिवादियों के बीच विवाद हो गया था। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनमें से हमने पता करना है कि सत्य कथन कौन सा है इनमें से। तो पहला अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, कि 1906 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर क्या हो गया था, विवाद हो गया था आपका। ठीक है, तो कथन सही है क्या। ठीक है, तो ये भी सही है। पहले 1906 में विवाद होता है, लेकिन बाद में गांधी के उसमें हस्तक्षेप के कारण मामला सुलझ जाता है कि अगली बार जो है आपके ही व्यक्ति को क्या करेंगे हम लोग, अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। तो यह कथन भी क्या है आपका सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहले उत्तर कौन सा जाए, तो 1 और 2 दोनों ये क्या है आपके सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कौन सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है इसमें से। ठीक है, कौन सबसे कॉमन प्रकार का है, तो पहला ऑप्शन बैकअप, फ्लैश, ऑप्टिकल, या फिर मैग्नेटिक। ठीक है, इनमें से कौन कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो मैग्नेटिक यहाँ पर क्या है, कॉमन प्रकार की क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस है। तो सही उत्तर क्या है आपका इसमें, डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन 18 फरवरी, 16 फरवरी, या फिर 21 फरवरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया है। कब मनाते हैं, 21 फरवरी को। ठीक है, कब मनाते हैं, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से हमने बताना कि सत्य कथन में से कौन सा होगा आपका। ठीक है, पहला है इसमें आपका, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, अभ्रक
प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सही क्रम से कौन कौन से कथन हो सकते हैं? पहला स्टेटमेंट था आपका, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्थानों में पाई जाती है, तो कथन गलत है, यहां पर आपका कोयला मिलता है, तो ये आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। तीसरा है धारवाड़ जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया यहाँ पर नहीं मिलता है, ये भी गलत हो गया आपका। इसमें दूसरा कथन सही है कि अभ्रक जो है हमको कहाँ प्राप्त होता है? कोडरमा की खानों से प्राप्त होता है अभ्रक। ठीक है, इसको अभ्रक को अगर हम बोले तो माइका के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, माइका बोलते हैं इसको अभ्रक को। ठीक है, तो इसमें केवल जो सही उत्तर है, केवल दो ही इसमें क्या है? सही है। ठीक है, यानी कि इसका बी उत्तर सही है आपका। अगला, आरबीआई का लेखा वर्ष निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ये अब चेंज हो चुका है आपका, पहले 31 जुलाई से 30 जून तक होता था आपका पहले ये। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं तो गलत, अब इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग, 30 जून तक होता था पहले। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको चेंज कर कर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इसका क्या हो गया? अब लेखा वर्ष हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर कौन सा इसका? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं इसमें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, नोएडा, भोपाल या हैदराबाद, इनमें से किस स्थान पर आपका क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो सही उत्तर है आपका हैदराबाद में क्या है आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, वह राज्य जिसने देश में पहली बार रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया था। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसमें से आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र वह राज्य जिसने सबसे पहले अपने यहाँ रोजगार गारंटी योजना लागू करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, ओजोन दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई? ठीक है, तो ओजोन जो दिवस है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी ओजोन दिवस की। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 1987, 1952 या फिर 1995 या 1997, बताइएगा कब से हम लोग ओजोन दिवस मनाना शुरू किया हम लोगों ने? सही उत्तर है 1995, यानी कि इसका सही उत्तर क्या है? सी। ठीक है, 1995 से हम लोग क्या कर रहे हैं? ओजोन दिवस मना रहे हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी भारत में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, तो 1950 में या 1952, 1955 या 1960, इनमें से किस वर्ष भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सही उत्तर आपका इसमें बी, भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और ध्यान रखिएगा 1953 में आपकी राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ठीक है, इन दोनों ही योजनाओं की जांच करने के लिए 1957 में एक आयोग बनता है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत राय मेहता। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनता है इन दोनों की जांच करने के लिए। ठीक है, किस की? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जांच करने के लिए ये बनता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से गलत युग्म का चयन करना है आपने। ठीक है, तो आप जब पेपर पढ़ते हैं पेपर देते समय तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहाँ पर नहीं लिखा है। क्या होता है कई बार आप लोग नहीं पढ़ते हैं और आप क्या करते हैं डायरेक्ट उत्तर दे देते हैं सही वाले इसके साथ। ठीक है, बाद में घर का चला पता कि साहब उत्तर तो गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर आपने ध्यान आता कि यार हमने नहीं तो पढ़ा ही नहीं था इसमें, कि इसमें नहीं करके पूछा हुआ है। तो वही चीज़ है कि निम्न में से हमने गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, पहला है आपका अस्पृश्यता एक्ट 1955, तो ये आपका ठीक है।
दूसरा सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट, ये भी सही है आपका, 1976 में आया था आपका सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट। और अगला है प्रसूति प्रसुविधा एक्ट, तो यह है आपका 1961 में आया था, यह भी सही है आपका। लेकिन SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट ये 1998 में नहीं आया था, गलत है आपका, ठीक है। इसी को जानते हैं हम लोग किस नाम से, सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट के नाम से जानते हैं इसी एक्ट को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शुरुआत कब की गई, या केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की भारत में, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें 1976, फिर 1980 में, या 1985 में, या 1990 में। किस वर्ष भारत में प्रशासनिक अधिकरण की शुरुआत की गई, तो सही उत्तर इसमें आपका सी, 1985 में भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका, 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायतों से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन 16, 18, 26, 29, ठीक है। तो सही उत्तर इसमें आपका 18, ठीक है। नगर पंचायतों के लिए 18 विषय हैं, जबकि पंचायत ग्राम पंचायतों के लिए कितने विषय हैं इसमें आपके, 29 विषय हैं ग्राम पंचायतों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ऑप्शन है आपका 1858 के एक्ट के द्वारा, या फिर 1861, या 1873, या फिर 1892, ठीक है। तो कौन सा वह अधिनियम था जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो 1861 का वह अधिनियम था जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। यदि आपसे पूछता है भारत में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह किस अधिनियम से प्रभावित है, तो उत्तर क्या होना चाहिए आपका 1935 के अधिनियम से राष्ट्रपति का है आपका, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है कहाँ से है, 1935 के अधिनियम से, ठीक है। बस थोड़ा सा क्या है, खेल प्रश्नों का है, शब्दों के साथ आयोग खेलता है। अगला, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करता है। अभी तक आप पढ़ के आए होंगे कि जो संयुक्त अधिवेशन है वह कौन से आर्टिकल में है आपका, वहां पर 108 वाले में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, बस प्रश्न पूछने का खेल है। यहाँ पर पूछ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल से करता है, ठीक है। यहाँ पर पूछना चाह रहा है आपसे, तो सही उत्तर क्या होगा आपका इसमें 118 के तहत, ठीक है। 118 जो आपका अनुच्छेद है इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन ये करता है, अध्यक्षता करता है। अगला, निम्न में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जो धारा है वो हिंद महासागर से संबंधित है। ऑप्शन फ्लोरिडा, कनारी, या अगुलहास, या क्यूराइल। तो सही उत्तर आपका क्या है इसमें सी, अगुलहास की धारा का संबंध किससे है, हिंद महासागर से। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है अरब का मरुस्थल, या अटाकामा, या गोबी का मरुस्थल, या थार मरुस्थल, ठीक है। तो शुष्क यानी ठंडा मरुस्थल कौन सा सबसे इसमें से, आटाकामा का मरुस्थल क्या सबसे सर्वाधिक शुष्क यहाँ पर क्या है क्षेत्र है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन 1976, दूसरा 1987, तीसरा 1984, और चौथा 2002 में। तो कब की गई राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना, सी वाला सही इसमें 1984 में भारत में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर नहीं पूछा है, कहाँ पर है पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर आयोग शब्दों से खेलता है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तो सही है आपका। नाथुला सिक्किम में है, ये भी सही है। पालघाट केरल में, ये भी सही है।
जेलेपला हिमाचल में नहीं है, ये कहाँ है आपका, सिक्किम में है आपका। ठीक है, कहाँ पर है, सिक्किम में है जेलेपला आपका। अगला प्रश्न आपका, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक है, भारत की दक्षिणतम श्रेणी पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक है, दक्षिणतम पूछी हुई है। ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम, इसको हम जानते हैं इलायची की पहाड़ी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, और पालनी की पहाड़ी। बताइए इनमें से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है आपकी। तो कार्डामम जो आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं, ये दक्षिण भारत की क्या है, सॉरी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है आपका। ठीक है, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दूरस्थ पूछा हुआ है। अगर हम लोग इस तरह देखें इसको, आपका एक यहाँ पर होगा लद्दाख में आपका इंदिरा पॉइंट, नीचे आपका केप कमोरिन है, यहाँ पर सरक्रिक है आपका, यहाँ पर आपका वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। तो दूरस्थ यानी कि ये तो मुख्य भूमिका होगा केप कमोरिन। तो यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सही उत्तर कौन सा होगा इसमें आपका, कार निकोबार। कौन सा, कार निकोबार भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा कॉल के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, उसी इंदिरा कॉल को इंदिरा पॉइंट, ठीक है, पार्सन पॉइंट आदि नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, अगला, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु क्या है। इसमें मतलब कि पूछ रहा है जो ये आनंद मठ पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है, यानी कि किस पर लिखी गई है। ठीक है, चुवार विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पोलीगर के विद्रोह पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आनंद मठ किससे लिखी हुई है आपकी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा हुआ है, और इसमें आपका सन्यासी विद्रोह के का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कथा वस्तु क्या है इसकी, आनंद मठ की सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में किया गया। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको दिल्ली जिसमें स्थानांतरित किया गया, उस समय यहां पर कौन गवर्नर जनरल था, कौन यहां पर क्या था, गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या रीडिंग। ठीक है, सही उत्तर क्या इसमें आपका, लॉर्ड हार्डिंग क्या था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला, आगरा नगर की स्थापना किस द्वारा की गई है। ठीक है, ऑप्शन सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो सही उत्तर इसमें आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, कब करता है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है कौन, सिकंदर लोदी करता है। ठीक है, अगला, टका व दाम नामक सिक्के किसके शासनकाल में प्रचलित थे, टका व दाम। ठीक है, कौन कौन से सिक्के क्या चल रहे हैं यहाँ पर, टका व दाम। ठीक है, ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शेरशाह या शाहजहां, इनमें से किसके समय ये सिक्के प्रचलित थे। तो शेरशाह के समय आपके सिक्के प्रचलित थे। ठीक है, टका और दाम। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, या फिर किसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन है कुजुल कटफिसेस, दूसरा बिम कटफिसेज, तीसरा कनिष्क प्रथम, चौथा हुविस्क। ठीक है, सही उत्तर क्या तुमसे, विम कटफिसेस के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, किसके द्वारा, विम कटफिसेस के द्वारा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ठीक है, ऑप्शन अजातशत्रु, अशोक, काला अशोक या आनंद। ठीक है, तो इनमें से काला अशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है कोल्डी हवा, लहुरा देव,
या फिर मेहरगढ़ या फिर टोकवा, इनमें से किस स्थान से हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सही उत्तर आपका लहुरा देव। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका लहुरा देव। ठीक है, यहां से हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है इसमें वीडियो के लिए।